प्रिय साथियों, प्रिय भाइयों एवं माताओं तथा बहनों, अखिलेश के वृत्तांत का 5वां भाग आप लोगों के बीच में मैं लेकर के डॉक्टर रमेश चंद्रा एक बार पुनः उपस्थित हो चुका हूं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं तथा आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके पहले 1 से लेकर के 4 भागों को आप लोगों ने पसंद किया है। अखिलेश के किस्से, अखिलेश का वृत्तांत का यह 5वां भाग जो ममता चंद्रा के द्वारा लिखा गया है, इसको मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और आप लोगों से निवेदन है कि इस वृत्तांत को सुनने के लिए ममता चंद्रा समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी नाम के चैनल को खोल करके पूरी अखिलेश जी पर जो कथा तैयार की गई है आप लोग सुन सकते हैं। माननीय अखिलेश जी के लिए एक बात पूरी तरह से सत्य हो गई कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, क्योंकि डिम्पल जी देवभूमि की कन्या हैं, क्योंकि डिम्पल जी देवभूमि की कन्या हैं और ऐसी मान्यता है कि देवभूमि की कन्याएं पति के लिए अति शुभ होती हैं। घर में आप कदम रखते ही आपके पतिदेव सांसद बन गए। डिम्पल जी एक फौजी बाप की बेटी हैं। राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। उसके बावजूद भी घर पे रह करके अपने पतिदेव के लिए राजनीति में हिस्सा लेती हैं तथा उनका हाथ बटाती हैं। शादी विवाह के बाद आप लोगों का दाम्पत्य जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। अखिलेश जी डिम्पल जी के हाथ का बना भोजन काफी पसंद करते हैं। एक तरह देखा जाए तो अखिलेश जी घर का बना हुआ भोजन ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ आप एवं डिम्पल जी पूजा पाठ पर भी पूरी तरह से ध्यान देते हैं। एक तरफ जहां आप मृदुभाषी हैं, वहीं आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। आपकी कोई सगी बहन नहीं है, मगर मेरी जहां तक जानकारी है कि जितनी बहनें आपको राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन के दिन पहुंचती हैं, उतनी रक्षाबंधन के दिन में किसी को भी राखी बांधते हुए राजनेता को मैंने नहीं देखा है। मेरी धर्मपत्नी ममता चंद्रा जो आप पर कई पुस्तकें लिखी हैं, विगत 7 वर्षों से आपको राखी बांधते चली आ रही हैं और आप भी एक भाई होने का फर्ज अदा करते हैं। शादी के कुछ ही दिनों के बाद डिम्पल जी इस घर की चहेती बहू बन गई। अपने व्यवहार से घर वालों का दिल जीत ली। इस परिवार की एक बहू होने के कारण पूरे परिवार को संभाल कर रखने और पूरे संभाल को लेकर चलने की जिम्मेदारी डिम्पल जी को बहुत ही अच्छी तरह आता है और बहुत ही शिद्दत के साथ आप उसका निर्वहन भी करती हैं। स्त्री का मां बनना जीवन का एक बहुत बड़ा सपना होता है। अगर कुछ दिनों तक स्त्री मां नहीं बनती है तो समाज में तरह तरह के ताने सुनने को मिलने लगता है। जिस समय नेताजी का 16 वर्ष के बाद अखिलेश जी का जन्म हुआ था, उस समय नेताजी जैसा बहादुर व्यक्ति भी टूट गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि समाज से विरत होते चले जा रहे हैं, मगर परमात्मा ने डिम्पल और अखिलेश जी की बहुत जल्द ही सुन लिए। इस जोड़े को वह दिन देखना नहीं पड़ा और उस देवभूमि की सुशील एवं सभ्य कन्या की गोद में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे एक साथ जन्म ले लिए। एक बिटिया तथा दूसरा जो है बेटा है। एक साथ 2 बच्चों को पा करके अखिलेश जी और डिम्पल जी खुशी से झूम उठे। पूरा परिवार एक बार खुशियों के सागर में तैरने लगा। मुलायम सिंह जी एक ही साथ
नाती एवं नातिन दोनों को पाकर के अलग खुशी मना रहे थे। महीनों तक जो भी मिलता था, माननीय नेताजी एक ही बात कहा करते थे कि आपको पता है मैं दादा बन गया हूं। उधर अखिलेश जी के छोटे भाई धर्मेंद्र जी की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र जी चाचा जो बन चुके थे वह भी घूम घूम करके लोगों से कहा करते थे, अपने दोस्त मित्रों में पार्टी दिया करते थे और कहते थे कि मैं चाचा बन गया हूं। परिवार वालों ने बड़े प्यार से बेटे का नाम अर्जुन और बिटिया का नाम अदिति रखा। अर्जुन एवं अदिति लगभग 1 माह के हो चुके थे। उस समय ममता जी मेरे साथ श्री माननीय नेताजी से मिलने के लिए गई थी। 1 महीने के बाद भी नेताजी की खुशी का वो आलम था कि 1 महीने के बाद भी मिठाई का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, काम कोई हो तो बाद में करूंगा, पहले मेरा नाती हुआ है और नातिन हुई है, आप लोग मिठाई खाओ। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद डिम्पल जी की गोद में एक और बिटिया आ गई। बड़े प्यार से इस गुड़िया का नाम टीना रखा गया। इस तरह अखिलेश जी की एक बेटा अर्जुन तथा 2 बिटिया अदिति एवं टीना हैं। भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये तीनों बच्चे मिलकर के आपस में खूब धमाल चौकड़ी मचाते हैं। अखिलेश जी पूरी तरह से राजनीति में व्यस्त रहने के बाद भी अपने परिवार के साथ पूरा समय देते हैं। जब आप ऑफिस में रहते हैं, कार्यालय पे रहते हैं तो पूरी तरह से राजनीतिक की बात करते हैं, लेकिन जब आप अपने परिवार में आते हैं तो पूरी तरह से परिवार की बात करते हैं और अपना पूरा समय बच्चों के साथ बिताते हैं। इसी बीच 2009 लोकसभा का चुनाव आ गया। एक दिन की बात है, जब अखिलेश जी डिम्पल जी के साथ बात कर रहे थे, उस दिन आपने कहा कि हमारी धर्मपत्नी हैं आप हमारा हर समय कार्यों में कदम से कदम मिला करके सहयोग करती हैं, इसलिए आपको भी चाहिए कि आप भी राजनीति में आ जाइए और आप भी चुनाव लड़िए। डिम्पल जी ने हंसकर बोला कि नहीं बाबा नहीं, हमें तो आप राजनीति से दूर रखिए, क्योंकि अभी घर में 3 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। बच्चों की जिम्मेदारियां ही नहीं मैं पूरी तरह संभाल पा रही हूँ, तो राजनीति मुझसे कैसे हो पाएगी। पहले बच्चों को बड़ा हो जाने दीजिए, उसके बाद सोचा जाएगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी नेताजी की तरह से 2 जगहों से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिए और इस बार कन्नौज एवं फिरोजाबाद दोनों जगहों से आप चुनाव लड़ गए, जिसका परिणाम यह निकला कि आप दोनों जगहों से चुनाव जीत गए। दोनों जगहों की जनता ने आपको पसंद किया, मगर एक ही साथ आप 2 जगह से सांसद नहीं रह सकते। इसलिए सुहाग की नगरी कहे जाने वाली फिरोजाबाद से आपने इस्तीफा दे दिया और इत्र की नगरी कन्नौज से आप सांसद बने रहे। फिरोजाबाद की सीट खाली होने के कारण उपचुनाव का घोषणा हो गया और उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में डिम्पल जी का नाम प्रस्तावित भी कर दिया गया। उस समय पार्टी की कमान अमर सिंह साहब एवं अखिलेश जी संभाल रहे थे। मात्र कुछ ही दिनों पहले अभी राज बब्बर जी समाजवादी पार्टी छोड़ करके अलग हुए थे। चुनाव का मुकाबला भी अजीब था। एक तरफ जहां फिल्मी हीरो का मुकाबला था, एक तरफ जहां बम्बई का हीरो हीरोइनों के साथ फिरोजाबाद में धमाल चौकड़ी मचा रहे थे, वहीं पर एक उत्तराखंड की रहने वाली डिम्पल जी जो टोटल गृहिणी थी, एक तरफ हीरो चुनाव लड़ रहा था तो दूसरी तरफ एक गृहिणी चुनाव लड़ रही थी। उस समय चुनाव में अमर सिंह एवं राज बब्बर जी के बीच शब्दों का तीखा बाण खूब जम करके चलाया गया। उस समय चुनाव डिम्पल जी कम लड़ रही थी, राज बब्बर जी का सीधा निशाना माननीय अमर सिंह के ऊपर था, जिसका परिणाम यह निकला कि डिम्पल जी चुनाव हार गईं। और इस चुनाव हारने के बाद पूरा मुलायम परिवार
दुखी हो गया, क्योंकि मुलायम परिवार की चहेती बहू को पहली बार चुनाव में ही हार का सामना करना पड़ा था। उस समय डिम्पल जी 84,949 मतों से अपनी पहली बार चुनाव हार गई थी। लोकसभा का यह चुनाव मुलायम परिवार को झकझोर कर रख दिया। आपका चुनाव हारना पूरी पार्टी को खल रहा था। डिम्पल जी काफी निराश थी। वह कह रही थी कि मैं बार बार मना कर रही थी कि अभी मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना, जिसका परिणाम यह निकला कि आज मेरा पूरा परिवार शोक की लहर में घूम रहा है। अखिलेश जी बोले, आप धैर्य से काम लीजिए। चुनाव हारना और चुनाव जीतना यह जनता का फैसला होता है। आपको वहां की जनता ने पसंद किया है, मगर चुनाव आप क्यों हारी हैं यह मुझे अच्छी तरह से पता है। आप धैर्य से काम लीजिए। यही फिरोजाबाद की जनता ने आपको चुनाव हराया है, तो यही एक दिन आपको चुनाव जिताएगी भी। माननीय नेताजी एक दिन अखिलेश जी के पास बैठ करके समझा रहे थे कि बेटा, समाजवादी संघर्षों की पार्टी है और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक पार्टी आगे बढ़ने वाली नहीं है। आप पार्टी के लोगों को जगाने के लिए, पार्टी जनों को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर चलना सीख लो। पिताजी से राय मशवरा करके अखिलेश जी 2007 से 2009 तक लगभग 50 धरना प्रदर्शन अपनी अगुवाई में कराए थे। उस समय की वर्तमान सरकार के पैर हिलने लगे। उस समय नेताजी के मन में खुशी हो रही थी कि जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मार्गों पर अखिलेश अपना कदम बढ़ा लिया है। अब समाजवाद का कारवां अखिलेश के द्वारा आगे बढ़ता ही रहेगा, जिसका परिणाम यह निकला कि माननीय नेताजी ने पार्टी के विशिष्ट जनों से बातचीत करने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिए कि अखिलेश को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने एक चुनौती आ गई कि सामने 2012 का विधानसभा का चुनाव आ गया और वह सोचने लगे कि मैं प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं और अब मेरी यह परीक्षा की घड़ी भी आ गई है। आगे का दिन उनके सामने काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते उनका पहला विधानसभा का चुनाव था। वह इस विधानसभा में चुनाव को हर हाल में जीतना चाहते थे। अगर इस विधानसभा में कहीं पर भी जरा सी भी चूक हो गई तो कितनी बदनामी होगी, इस बात को अखिलेश जी अच्छी तरह जानते थे। 2012 के विधानसभा के चुनाव में वर्ष 2011 में ही अपने उम्मीदवारों की सूची बना करके और उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके थे और उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्रों में भेज चुके थे। अगर विधानसभा में कहीं पर जरा सी भी चूक हो गई तो कितनी बदनामी होगी, वो अच्छी तरह जानते थे। 2012 के विधानसभा के चुनाव के लिए वर्ष 2011 में ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दिए और जगह जगह जाकर के इनका फीडबैक लेने लगे। जो चुनाव प्रचार में जो प्रत्याशी इनको कमजोर पड़ता था या जिसकी शिकायत मिलती थी, आपने तुरंत उन प्रत्याशियों को हटा करके पुनः दूसरे प्रत्याशी की घोषणा किए। उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा पार्टी का झंडा गीत लिखा गया। ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, जिसको जावेद अली साहब ने गाया है, जिस गीत को पार्टी के हर कार्यक्रमों में बजाया जाता है। यह गाना सुनकर के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर जाता है। कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए स्वयं अखिलेश जी साइकिल लेकर के सड़कों पर निकल पड़े। कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं साइकिल चलाना शुरू कर दिए, जगह जगह पर मीटिंग करना शुरू कर दिए। समाजवादी का जो भी कार्यकर्ता था वह पूरी तरह से जाग गया। 1987 का एक समय था जब मुलायम सिंह यादव क्रांति रथ लेकर के जनता के बीच जाकर के अपनी बात को रखने का काम किए थे। उसी तरह से अखिलेश जी 12 सितंबर 2011 को समाजवादी क्रांति रथ पर सवार होकर के पिता के कदमों पर चलने का काम किया। उस दिन अखिलेश जी की इस समाजवादी क्रांति रथ की बात पूरे प्रदेश में होने लगी। चारों तरफ चर्चाएं होने लगी कि समाजवादी पार्टी को जगाने के लिए भैया जी घर से निकल पड़े हैं। समाजवादी क्रांति रथ को लेकर के जिस समय अखिलेश जी
घर से बाहर निकले थे उस समय हर जगहों पर एक बहुत बड़ा काफिला मिला करता था। गांव के लोग इकट्ठा होकर के सड़कों पे आ जाया करते थे, फूल मालाओं से आपको लाद देते थे और जहां भी रथ रुकता था वहां मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे बहुत देर तक लगाए जाते थे। अखिलेश जी के रथ में खाना बनाने के लिए रसोइया, चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिक की केतली एवं सारे संसाधन उपलब्ध थे। यहाँ तक कि रथ में एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा हुआ था जिससे चढ़ करके ऊपर जा करके अखिलेश जी भाषण दिया करते थे। 2012 का विधानसभा का चुनाव आ गया। उस समय सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि इस बार किसी की भी बहुमत की सरकार नहीं बनने वाली है, सपा सरकार नहीं बन पाएगी। इस तरह से बातें चारों तरफ से हो रही थी, मगर उस समय अखिलेश जी बिल्कुल आश्वस्त हो गए थे। उनको पता था कि मैं प्रदेश में घूम घूम करके मेहनत किया हूं, चुनाव के बाद हमारी सरकार बनने वाली है। पत्रकार या बड़े नेता जब माननीय नेताजी से पूछते थे कि माननीय नेताजी 2012 के चुनाव में आपका क्या होने वाला है, तो माननीय नेताजी उस समय कुछ भी कहने में असमर्थ थे। परिणाम यह निकला कि अखिलेश जी के भरोसे की जीत हुई और सारे लोगों का एग्जिट पोल फेल हो गया और समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गई। सपा की पूर्ण बहुमत आने के बाद माननीय नेताजी अपने वरिष्ठ नेता गणों से राय मशवरा किए कि इस बार जनता ने एक जुआ चेहरे को पसंद किया है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि क्यों न जुआ चेहरे को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि मैं अखिलेश की मेहनत ही रंग लाई है। अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना ही अच्छा रहेगा। सर्वसम्मत से अखिलेश जी का नाम प्रस्तावित कर दिया गया, मगर कुछ नेताओं को यह बात अच्छी नहीं लगी कि अभी तो अखिलेश के हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए। अखिलेश अभी बच्चे हैं, अभी इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी इनको देना ठीक बात नहीं है। मगर एक बात थी कि जो भी माननीय अखिलेश जी के विषय में चर्चा कर रहा था, बस वह दबी जुबान से बातें अंदर से आ रही थी, किसी ने सामने खुल करके कुछ नहीं कहा। क्योंकि समाजवादी पार्टी एक निष्ठावान लोगों की पार्टी है, इसमें कोई भी व्यक्ति खुल करके सामने विरोध नहीं करता है और माननीय नेताजी के सामने भला किसकी औकात है जो समाजवादी पार्टी में किसी का विरोध करेगा। कानाफूसी के बावजूद भी 2012 में माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर माननीय अखिलेश जी बैठ गए। पूरा परिवार खुशी मना रहा था। एक तरफ किसान का बेटा मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गए। अगर अखिलेश जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनते तो माननीय मुलायम सिंह यह 4थी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप घर पर गए, उस समय घर का आलम देखने लायक था। डिम्पल जी थाल सजा करके अपने पति मुख्यमंत्री की राह देख रही थी। उस समय अखिलेश जी डिम्पल जी से कहे कि आपको कैसा लग रहा है। डिम्पल जी ने हंस करके जवाब दिया कि मैं तो एक इंजीनियर से शादी करके आई थी, मगर आज एक मैं मुख्यमंत्री की बीवी बन गई हूँ। मुझे इससे बढ़िया और क्या चाहिए। आज जो कुछ भी मैं देख रही हूँ, बस मुझे सामने ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। 2012 में जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, उस समय आप कन्नौज के सांसद थे। अब आपको कन्नौज के सांसद के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद सोचने लगे कि मैं अपनी पत्नी को एक बार चुनाव लड़ाया था, वो हार गई थी। अब यह अवसर आ गया है कि इस उपचुनाव में डिम्पल जी को कन्नौज से प्रत्याशी बना करके और उनको चुनाव लड़ाया जाए। पार्टी के राय मशवरा करने के बाद सर्वसम्मत से डिम्पल जी को कन्नौज का प्रत्याशी बना दिया गया। उस समय की हालत यह थी
कि जो भी विरोधी चुनाव लड़ने के लिए सामने खड़ा होने वाला था, उन विरोधियों की हवा निकल गई और सारे लोगों ने मैदान छोड़ करके बाहर हो गए। कोई भी डिंपल जी के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, जिसका कारण मात्र एक ही था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं और इनकी पत्नी एक बार फिरोजाबाद से चुनाव हार चुकी हैं, दूसरी बार उपचुनाव में खड़ी हुई हैं। अगर इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई और किसी भी तरह का चाल चला गया तो अखिलेश जी किसी को बख्शेंगे नहीं, इसलिए कोई भी प्रत्याशी इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ और जिसका परिणाम यह निकला कि डिंपल जी पहली बार, कोई एक महिला पहली बार अपने यहाँ की निर्विरोध चुन करके सांसद बन गई। इसके पूर्व 1952 में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरुष होकर के निर्विरोध चुनाव जीते थे। आखिर दूसरा अवसर महिला को मिला तो वह है डिंपल यादव जी। प्रिय साथियों, ममता चंद्रा द्वारा लिखित अखिलेश का यह वृत्तांत भाग का 5वां भाग आपके बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा था। अब मैं डॉक्टर रमेश चंद्रा आप लोगों से विदा लेता हूं और छठे एवं अंतिम भाग में आप लोगों से हमारी एक बार फिर मुलाकात होगी। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि ममता चंद्रा द्वारा लिखित अखिलेश के वृत्तांत जो 6 भागों में तैयार किया गया है, इसको सुनने के लिए अधिक से अधिक आप लाइक एवं शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच में माननीय अखिलेश जी की यह कहानी जा सके। और मैं अंत में आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। जय भीम, जय समाजवाद, प्रणाम, खुदा हाफिज।